सबसे फर्स्ट आ जाता है अपने पास में ऑडिट प्रोसीजर्स में 1.7 ऑडिट प्रोसीजर्स है ना, चैप्टर 4 में 1.7 इंस्पेक्शन। अभी देखना इंस्पेक्शन होता क्या है, ठीक है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में सबसे पहला इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्शन अगर आपको एज ऑडिट प्रोसीजर आएगा क्वेश्चन में, तो आपको जो चैप्टर 4 में कंटेंट है वो लिखना है। ध्यान से सुनना मेरी बात, पूरे इंडिया के सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। इंस्पेक्शन अगर चैप्टर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो आपको जो चैप्टर 3 में है वो लिखना है, क्योंकि ये दोनों में आएगा। अब मैम कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में कि चैप्टर 4 में से इंस्पेक्शन पूछा है चैप्टर 3 में से? अगर आपके क्वेश्चन में इंस्पेक्शन एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लिखा हुआ है तो वो चैप्टर 3 का पार्ट है, और इंस्पेक्शन एज ऑडिट प्रोसीजर पूछा है तो वो चैप्टर 4 का पार्ट है। क्लियर हुआ? नोट डाउन कर लो। इंस्पेक्शन एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर 3, इंस्पेक्शन एज ऑडिट प्रोसीजर चैप्टर 4, ऐसे 500, राइट। अब आ जाते हैं हम इंस्पेक्शन में, एग्जामिनिंग रिकॉर्ड्स एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ असेट्स, ठीक है। यहाँ पर हमें इंस्पेक्ट करना है, क्या क्या इंस्पेक्ट करना है? पहला तो डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करने हैं, और सेकंड हमको असेट का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या हो सकता है? ई फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, पेपर फॉर्म में हो सकते हैं, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और फिजिकल एग्जामिनेशन किसका होगा? असेट्स का। इससे क्या पता चलेगा फिजिकल एग्जामिनेशन से? राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एंटिटी। अच्छा, मैंने बोल दिया कि मेरे नाम पे यहाँ पे पीछे से प्लॉट है ना 5500 स्क्वायर फीट का, नहीं 55,000 स्क्वायर फीट का, थोड़ा हम सोचते ही नहीं है ना, तो वो मेरे नाम पे। आपको पता है मेरे नाम पे? हाँ, नहीं पता? तो पता करने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो देखें कि वो प्लॉट है भी कि नहीं। मैंने आपको क्या बताया, बाय बाय लिमिटेड है ना, उड़ने वाली गाड़ियां बनाती है मेरी कंपनी। हाँ, अब ये बोल रहे विश्वास ही नहीं, प्रज्ञा को विश्वास ही नहीं। क्यों विश्वास नहीं है बेटा? मैम एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, जाके चेक तो करना पड़ेगा ना, राइट। तो यहाँ पर इंस्पेक्शन में दो चीजें चेक करनी है, एक तो डॉक्यूमेंट्स चेक करने और दूसरा असेट्स को चेक करना है, ठीक है। सेकंड आ जाता है ऑब्जर्वेशन। अंडरलाइन करो, वहां पर एक प्रोसेस या प्रोसीजर्स वर्ड लिख रखा है। ऐसे तो ऑब्जर्वेशन में डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं, लेकिन हमारे ऑडिट के टर्म्स में जब भी ऑब्जर्वेशन की बात होगी तो वहां पर हम किसी न किसी प्रोसेस या किसी न किसी प्रोसीजर को क्या करने वाले हैं? ऑब्जर्व करने वाले हैं। जैसे कि इन्वेंट्री काउंट का प्रोसीजर चल रहा है, देख के आओ कि बराबर इन्वेंट्री काउंट कर रही है कि नहीं कर रहे। जैसे कि अगर कोई एंट्री हो रही है इंफॉर्मेशन सिस्टम में, तो वो एंट्री बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन आपने जो ऑब्जर्व किया है वो सिर्फ उसी टाइम तक वैलिड होगा, एट द पॉइंट ऑफ टाइम जब आपने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। अभी इंस्पेक्शन के लिए सर आए, है ना, आप लोग सब पढ़ाई कर रहे थे, सर को लगा ओह बच्चे तो बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, और जैसे ही सर गए और आपने मस्ती शुरू कर दी। आप सर को क्या पता। तो ऑब्जर्वेशन जो है उसका एक डिसएडवांटेज है कि वो, अंडरलाइन करो, यहाँ पे लिख रखा है लिमिटेड टू द पॉइंट इन टाइम एट विच ऑब्जर्वेशन टेक प्लेस। इसकी एक लिमिटेशन ऑब्जर्वेशन की। क्लियर हो रहा है क्या बेटा? ऑब्जर्वेशन क्या होता है? लुकिंग एट द प्रोसेस और प्रोसीजर। सेकंड आ जाता है क्या? रिकैलकुलेशन। क्या होता है रिकैलकुलेशन? मैथमेटिक एक्यूरेसी को चेक करना। आप बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चीज आप रिकैलकुलेट करने वाले हो? डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, कैलकुलेट करके देखो। यहाँ पे एग्जांपल में लिख भी रखा है, या नहीं लिख रखा है तो लिखो। डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को आप रिकैलकुलेट करके देखोगे कि बराबर से कैलकुलेट हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है कि रीपरफॉर्मेंसेस। रीपरफॉर्मेंस मींस अगर एंटिटी ने कोई प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया, अब आप उसको वापस परफॉर्म करके देखो रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सपोज एम्प्लॉइज ने क्या किया, इन्वेंट्री काउंट किया, आपने लास्ट के 2-3 इन्वेंट्री खुद से काउंट करनी है और देखना है कि वो बराबर से उन्होंने काउंट किए या नहीं किए। समझ में आ रहा है? रीपरफॉर्मेंस। नेक्स्ट आ जाता है क्या, यहाँ पर देखो इंस्पेक्शन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, रीपरफॉर्मेंस रिकैलकुलेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एनालिटिकल प्रोसीजर। आपको पता है ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर क्या करना था? अगर हम सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर की बात करते हैं तो वो आ जाता है एट असर्शन लेवल, मींस किसी अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में गड़बड़,
लेकिन अगर हम एनालिटिकल प्रोसीजर की बात करते हैं तो वो होगी एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे लगाएंगे? कंपैरिजन करो कि लास्ट ईयर का टर्नओवर इस ईयर का टर्नओवर बराबर एक ही नहीं है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस तो नहीं है, लास्ट टाइम के पी&एल अभी के पी&एल है ना, ओवरऑल कंपैरिजन कर रहे हैं हम पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। क्लियर हो रहा है? एनालिटिकल प्रोसीजर डेफिनेशन क्या होती है? कंसिस्ट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेड बाय स्टडी ऑफ प्लॉजिबल वेरिएशन अमंग फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा। एक एग्जांपल बताओ ना। वर्कर्स, यस, वर्कर्स क्या है? नॉन फाइनेंशियल डेटा। वर्कर्स है हमारे पास में 20, दैट इज नॉन फाइनेंशियल डेटा। और फाइनेंशियल डेटा उनकी सैलरी, पर पर्सन सैलरी है कितनी? 20,000। तो कितनी अमाउंट होनी चाहिए? 20 मल्टीप्लाइड बाई 20,000, 4 लाख, है ना। अभी आपको देखना है कि अगर उन्होंने 10 लाख की सैलरी लिख रखी है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। तो ये डायरेक्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपने ओवरऑल एक एनालिसिस लगा दिया, है ना। ये होता है एनालिटिकल प्रोसीजर। अच्छा, अगर एनालिटिकल प्रोसीजर मिल रहा है तो आगे इन्वेस्टिगेट करो। नेक्स्ट आ जाता है क्या? इंक्वायरी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जब एंटिटी में एंटर करोगे ना ऑडिट के लिए, तभी से आपको क्या करनी है? लोगों से बातें करनी शुरू करनी है। एक होता है इंक्वायरी, एक होता है इंक्वायरी। ये वाली जो इंक्वायरी है उसमें और इंक्वायरी में क्या डिफरेंस होता है? ये इंक्वायरी कोई प्रोफेशनल या पुलिस ऑफिसर ही कर सकते हैं। वो जो ई वाली इंक्वायरी थी वो, हाँ, आप कहीं पे रास्ते में जा रहे हो, आप बोल रहे हो ये रास्ता किधर जाता है, हाँ, तो वो ई वाली इंक्वायरी। और आप ऑडिट करने जा रहे हो और इस एम्प्लॉय से पूछ रहे हो कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पता चले कि उसकी सैलरी कितनी होती मुझे भी मिल जाए, नहीं, आपको ये पता चले कि उसकी सैलरी बराबर से क्रेडिट हुई है कि नहीं हुई है, उतनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी है कि नहीं लिखी है, दैट इज इंक्वायरी। इंक्वायरी जो है वो थ्रू आउट द ऑडिट चलती रहेगी, पर इंक्वायरी अलोन इज नॉट प्रोवाइडिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस। समझ रहे हो? इंक्वायरी अपने आप में पूरा का पूरा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर सकती, लेकिन इंक्वायरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिट जब तक चलेगी तब तक आपकी इंक्वायरी चलती रहेगी, ठीक है। अच्छा, इंक्वायरी के बाद में आप क्या करोगे? अच्छा, इंक्वायरी किसी नॉलेजेबल पर्सन से करनी है, किसी से भी, है ना। आपको पूछताछ करनी है कि स्टॉक कितना रखा हुआ है, और आप जाके किससे बात कर रहे हो? वहां के सेल्स डिपार्टमेंट से। बात बनेगी नहीं, समझ रहे हो आप लोग? तो जिसके पास में उस बात का नॉलेज है उसी से जाके इंक्वायरी करनी है। अच्छा, एक बात बताओ, आपने पूछा और वो चुपचाप चला गया, उसने अनसुना कर दिया, फिर आपकी इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी? एविडेंस कलेक्ट हो जाएंगे? नहीं, क्यों? Responses to inquiry is integral part of inquiry. That means आपकी inquiry तभी complete होगी when you receive the response from the person. समझ में आ रहा है? वो पर्सन बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन आपने पूछा उसने इग्नोर कर दिया, बात नहीं की, उसका मन नहीं था बात करने का, आपकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होगी। समझ रहे हो बेटा? इंक्वायरी किसी से भी हो सकती है, एंटिटी के अंदर, एंटिटी के बाहर, ठीक है। फॉर्मल, रिटर्न और इनफॉर्मल ऑरल इंक्वायरी चलेगी। अदर रेलेवेंट पॉइंट में क्या है? रिस्पॉन्सेस टू इंक्वायरी, अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट बट नॉट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। यहाँ तक क्लियर हो रहा है बेटा? इंक्वायरी पूरा समझ में आया? यस। अब आपके एक्सटर्नल कंफर्मेशन, क्या होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन? देखो, इंस्पेक्शन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, इंक्वायरी हो गया, एनालिटिकल प्रोसीजर हो गया, रिकैलकुलेशन और रीपरफॉर्मेंस, यहाँ तक डन हो गया। अब मुझे बताओ एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होता है? हाँ, बाहर के लोगों से, डेटर, क्रेडिटर, बैंक, लोन प्रोवाइड करने वाला, है ना, उन सब से हमने बात करनी है। हाँ, लिख के एक रिप्रेजेंटेशन भेजना है कि बताओ कितना पैसा तुम्हारा बाकी है, हमारे क्लाइंट का बैंक अकाउंट में कितना पैसा उधर दिख रहा है ना, उससे बात करनी है, वो होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर हुआ? 1.8 में आपको असर्शंस के बारे में बता रखा है। असर्शंस रेफर्स टू द रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट एक्सप्लिसिट और अदरवाइज that are embedded in the financial statement as used by the auditor. Consider the different type of potential misstatement that may occur. Representation by management that are embedded in the financial statement to consider different type of potential misstatement. एक चैप्टर 5 में आपको असर्शन का पूरा चार्ट बता रखा है कि बैलेंस शीट लेवल पे, असर्शन लेवल पे क्या क्या चेक करना है, P&L में क्या चेक करना है, और
तो वहां पर जो डिटेल में दे रखा है ना, उधर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आ जाओ 1.9 क्या है, ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल क्या